नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा हो गया है। हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है। 19 मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां यूपी के हाथरस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। जहां हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है, 19 मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी घटना सामने आई है कल, और आप देखिए, आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर कई लोगों के जरूरी जो दस्तावेज होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो पड़े हुए मिले। छोटे मासूम बच्चे भी इनमें शामिल थे और कुछ तो गोद में बच्चे थे और उनके दूध की बॉटल्स भी आप देख पा रहे हैं। बहुत दुखद ये पूरा घटनाक्रम। आपको कुल हम कुछ खास जो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से लोग तालियां बजाते हुए जो भजन हो रहा है उसका आनंद उठा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में भगदड़ हुई और भगदड़ में जो लोग जख्मी हुए थे उनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और शवों का जो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में आपको वो दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर जहां रोते बिलखते घर वाले परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके जो अन्य परिवारजन थे वो नहीं मिल पाए या कुछ लोगों की जान भी चली गई है। पांचवी तस्वीर भी आप देखिए, जहां पांचवी तस्वीर में लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और अस्पताल में बद इंतजामी के हालात भी नजर आए हैं। कोई सुरक्षा और कोई भी इलाज के लिहाज से बंदोबस्त यहां पर पुख्ता नहीं थे। छठवीं तस्वीर आप देखेंगे जहां पर लगातार दौड़ भाग चल रही है। भीड़ से जो भगदड़ हो रही है भीड़ के अंदर, वो देखने को मिली। लोग भागते हुए नजर आए हैं। सातवीं तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां सातवीं तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि जो भोले बाबा हैं, जिनका ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, वो फरार है। आश्रम पर छापेमारी भी की गई। आयोजकों को ढूंढने की कोशिश में पुलिस जुट गई है और वहीं मंत्रियों का निरीक्षण भी शुरू हो चुका है। और जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिए हैं और जो आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है। और ये देखिए, ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 19 मृतकों की पहचान अभी होना बाकी है और 121 आंकड़ा पहुंच चुका है। बाकी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं उसी जगह की है जहां पर सत्संग हो रहा था और इस दौरान अचानक से यहां पर भगदड़ मच गई और भगदड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि यहां पर कई लोग काल के गाल में समा गए हैं और भगदड़ की तस्वीरें भी आप देखिए। अभी भगदड़ क्यों मची है, ये मामला जांच का विषय बना हुआ है। जानकारी ये भी है कि जो बाबा है वो उन्होंने अपने चरणों की धूल फेंकी थी और उसे पाने के लिए यहां पर लोग भागने लगे, दौड़ने लगे और यहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। और हाथरस से संवाददाता राजीव सिंह जुड़ गए। राजीव, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है इस हादसे में? कहा जा रहा है कि जो मृतकों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। देखिए, इस वक्त अगर बात करें तो अब तक हाथरस में हुई भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया जा रहा है। जिनमें से जो 21 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 19 शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। तो लगातार सरकार जो लोग गंभीर रूप से घायल है उन्हें अच्छा से अच्छा इलाज मुहैया कराने की कोशिश कर रही है और तमाम जो उत्तर सरकार के बड़े स्तर है, चाहे वो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हो, डीजी प्रशांत कुमार हो या एडीजी हो, ये सभी मौके पर मौजूद है और जी राजीव, आपको अगर आवाज आ रही है तो बताइए कि कहां पर ये लापरवाही हुई है, क्योंकि बहुत सारे जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और जैसा कि कहा जा रहा है कि यहाँ पर भगदड़ इसलिए बटी क्योंकि जो बाबा थे वो अपने चरणों की धूल फेंक रहे थे और उसे पाने के लिए जो भक्त थे वो भागने लगे और इसी दौरान भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कोई भी इंतजाम का नहीं था कि जो भीड़ है उसे काबू किया जा सके। भगदड़ जैसे हालात क्यों यहाँ पर बने हैं, ये एक बड़ा सवाल है। 121 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और इनमें हर वर्ग शामिल हैं,
महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, किशोर सभी शामिल हैं। और अब मृतकों की जो संख्या है उसमें धीरे धीरे इजाफा भी हो रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और तकरीबन 28 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। 19 जो मृतक हैं उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। परिजन रोते बिलखते वहां पर नजर आ रहे हैं, जो कि अपने घर के अन्य जो सदस्य वहां पर पहुंचे हुए थे उनके साथ उन्हें ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं। और कई लोगों को तो अभी ये भी नहीं मालूम है कि उनके जो घर के अन्य सदस्य थे उनका क्या हुआ, वो ठीक हैं कि नहीं है, उनकी अभी क्या स्थिति है, कि उनकी जान चली गई है। ये कई सारे लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं और अपने घर के सदस्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाद में हालात काफी बिगड़ गए। तुरंत मौके पर पुलिस प्रशासनिक अमला अलर्ट हुआ, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन देखिए, दुखद यह है कि अस्पतालों में भी कोई पुख्ता इंतजामात नहीं थे। ये भी एक बड़ा सवाल है और अब जांच की बात कही जा रही है। मोहन यादव सरकार अपना पहला बजट आज विधानसभा में पेश करेगी। ये बजट करीब 3,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। बजट में नए कर लगाने की संभावना फिलहाल नहीं है और बजट में सिंहस्थ गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस, लाडली बहना, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार, मोटे अनाज और पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए राशि विभागों को आवंटित की जाएगी। तो इस तरीके से ये जो बजट है वो लोगों को राहत देने वाला बजट होगा, आम जनता से जुड़ा हुआ बजट होगा। करीब 4.25 लाख करोड़ का ये बजट होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि कोई भी अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स है उसमें कोई भी बढ़ावा नहीं होगा। तो ये मोहन यादव सरकार का अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में आज पेश होने वाला है। तो इस बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि ये जनता का जनता के लिए बजट होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट सर्वस्पर्शी होगा। तो बजट सत्र है और मध्य प्रदेश की विधानसभा का ये बजट 3 तारीख को आएगा। जी, सरकार का बजट सर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार मध्य प्रदेश सरकार का बजट 3 तारीख को पेश होगा और बजट सर्वस्पर्शी होगा। बजट जनता का होगा, जनता के लिए होगा और मुझे लगता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए, प्रदेश के लिए। तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को आप सुन रहे थे। जनता का जनता के लिए बजट होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी होने वाला है। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, दिन बहुत ही खास है। मोहन यादव सरकार का पहला पूर्ण बजट आज पेश होने वाला है। कैसा ये बजट होने की संभावना है? क्योंकि बहुत लोगों को उम्मीदें हैं कि जो पूर्ण बजट है उसमें कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, खासतौर पर व्यापारी वर्ग को, और दूसरी तरफ बहुत राहत मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये बजट जो है वो जिसको ये माना जा रहा है कि सर्वहितैषी बजट होगा। सारे जो वर्ग हैं उनको ध्यान में रख के ये बजट तैयार किया गया। मैं इस वक्त जगदीश देवड़ा जो वित्त मंत्री है, डिप्टी सीएम भी, उनके आवास पर ही मौजूद हूँ। तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई और अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद वो बजट लेकर जो है वो विधानसभा के लिए रवाना होंगे। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2023 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने के लिहाज से इस बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं। खासकर चाहे वह महिलाओं को लेकर लाडली बहना योजना को लेकर की बात हो या फिर युवाओं को स्वरोजगार को लेकर जो बात कही जा रही है उसको लेकर बात हो, किसानों की एमएसपी को लेकर बात हो, और जिस बात का आपने जिक्र किया कि अतिरिक्त बोझ जो है इस बजट में नहीं डाला जाएगा, ये इस तरह की सूचनाएं जो है वो प्राप्त हो रही है। और सीधे तौर पर इसे माना जाए कि मध्य प्रदेश के व्यापारियों को भी के हितों को भी ध्यान में रखा गया है। तो तमाम जो वर्ग हैं अलग अलग, चाहे वह युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो या व्यापारी हो, सभी वर्गों का जो है विशेष तरीके का ध्यान रखा गया। सबसे अधिक जो पैसा खर्च होने वाला है वो अधोसंरचना विकास को लेकर खर्च होने वाला है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत आवश्यक है और जिस तरीके से कल आर्थिक सर्वेक्षण सरकार ने पेश किया उसमें यह भी बताया गया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का जीडीपी भी बढ़ा है और इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है। तो ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि ये बजट जो है वो आम लोगों के लिए बेहद हितकर होगा। हालांकि अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि दोपहर 11 बजे के आसपास जब वित्त मंत्री
मंत्री जगदीश देवड़ा अपने इस आवास से निकलेंगे और सदन के पटल पर जो है वो अपना बजट रखेंगे, उस वक्त स्पष्ट हो पाएगा कि मध्य प्रदेश के निवासियों को क्या क्या बड़ी सौगातें मिली है। हालांकि चाहे वह मेडिकल कॉलेज की बात हो, स्कूल शिक्षा में सीएम राइज स्कूल की बात हो, पीएम श्री स्कूल की बात हो, तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी जहां तमाम काम किए जाने की संभावना है, उसी तरीके से युवाओं को लेकर स्किल इंडिया के तहत या ये कहें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सीखो कमाओ योजना शुरू की थी, उसमें अधिक से अधिक और राशि का प्रावधान किए जाने की जो संकेत है वो इस बजट में मिल रहे हैं। चाहे वह मेडिकल कॉलेजेस को लेकर बात हो, हॉस्पिटल के उन्नयन को लेकर बात हो, तो हर वर्ग की जो चीजें हैं जो सीधे सीधे जनता से कनेक्ट करती है, चाहे वो चिकित्सा हो या शिक्षा हो या फिर तो अन्य चीजें हैं, तो सभी को लेकर ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। साफ तौर पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा था कि ये बजट जो है वो सर्वस्पर्शी होगा। तो उम्मीद मध्य प्रदेश वासियों को यही है कि बजट सर्वस्पर्शी हो। किसानों को बेहद उम्मीद है इस बजट से, क्योंकि जिस तरीके से धान और गेहूं के एमएसपी को लेकर लगातार जो है विपक्ष हमलावर है, तो उम्मीद है कि इस मुद्दे को भी जरूर सरकार ने ध्यान में दिया होगा और किसानों को लेकर भी एक आज का हितकर बजट आने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से हितकर बजट रहने वाला है, सभी वर्गों को ये स्पर्श करने वाला है और अब आगे बढ़ेंगे। जहां प्रदेश के किसानों को सरकार के बजट से कई उम्मीदें हैं। किसानों का कहना है कि सरकार बजट में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ाए, तो वहीं सौर ऊर्जा के संसाधन स्थापित करने के लिए सब्सिडी में बढ़ोतरी की भी आशा है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है। मोहन सरकार का जो बजट आएगा उसमें किसानों को भी कई उम्मीदें रहती है, क्योंकि इस बजट में हर वर्ग के लिए सरकार कुछ न कुछ लाभकारी योजनाएं, लाभकारी प्रावधान करती है। तो किसानों को भी इस बार मध्य प्रदेश सरकार से अच्छे पैकेज, अच्छी योजनाएं और अच्छे लाभ की उम्मीद है, क्योंकि किसानों का अगर मुनाफा होगा, खेती में आय बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का विकास होगा, आम लोगों का विकास होगा। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के इस बजट को लेकर किसान क्या सोचते हैं, क्या किसानों को चाहिए, उन सबको जानने के लिए हम ग्वालियर के पास एक गांव में आए हैं, जहां हमारे साथ बहुत सारे किसान भाई है, बहनें हैं, और इनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार के आने वाले बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं। आजकल किसान भी आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आधुनिक तरीके से खेती कर रहा है, तो लिविंग स्टैंडर्ड किसानों का भी बदल रहा है। गिरिराज जी, किस तरह का जो बजट है उसमें क्या चाहते हैं आप एक किसान होने के नाते? बजट में एक किसान तो मूल सुविधाएं चाहता है, जैसे किसान बीज खरीदता है, उर्वरक खरीदता है, या किसान को खाद लगता है, उस पर सब्सिडी बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए धान है, बाजरा है, इनमें एक तो क्या है, पहले से समर्थन मूल्य थोड़ा सा बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से। तो बनिया व्यापारी वर्ग तो हाल बढ़ा देता है, लेकिन किसान जो किसान है उनका अगर समर्थन मूल्य बढ़ेगा तो उनको लाभ होगा। उसके ऐसे सौर ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा प्लांट के लिए अभी बहुत मारामारी हो रही है, उससे क्या किसानों के लिए सौर ऊर्जा अगर घर में उनके यहाँ लग जाएगी कुओं में, तो वो आसानी से अपनी लाइट चालू कर सकते हैं, उससे मोटर चालू करके आसानी से पानी बढ़ा सकते हैं। बजट में वृद्धि करना चाहिए। किसानों के लिए जो बजट है, अभी सभी का स्तर ऊंचा हो गया है, लेकिन किसान आज भी उसी स्थिति में है। आप महंगाई देखिए, हर चीज की चीज बढ़ रही है, लेकिन किसानों की चीजों को आज भी उसी स्तर पर रखा गया है। क्या कहना चाहते हैं जी? कहना चाहते हैं कि महंगाई हो रही है, महंगाई होना चाहिए, काटकुरे की और खाद की महंगाई, हाँ, और सवाई दवाई की, बीज की, सबकी यही महंगाई है। वहीं मोहन सरकार से बजट पर उद्योगपतियों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। हमारे सहयोगी ने उद्योगपतियों से बात की और जाना कि उनकी राय, उनकी क्या उम्मीदें हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और इस वक्त मेरे साथ में उद्योगपति भी हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि इस बार के बजट से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं। योगेश मेहता जी हैं, AIMP के अध्यक्ष हैं, और शुरुआत इन्हीं से करेंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, सारी इंडस्ट्रीज जो है इंदौर में चलती हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत कुछ इंदौर पर निर्भर रहती है। इस बार के बजट से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश सरकार ने बजट के 2 दिन पूर्व इस वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो मुख्यमंत्री जी का हम लोग अभिनंदन करते हैं। अब चूंकि उद्योग वर्ष घोषित किया है, तो उद्योगों की देखभाल भी हमें उनके बच्चों जैसी हमें करना होगी सरकार को। हमारे कई औद्योगिक क्षेत्र ऐसे जो आज भी सड़क, बिजली, पानी से पीछे हैं, उनमें किसी अधोसंरचना को लेकर बहुत समस्याएं हैं।
जैसे पालदा औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर इकट्ठा हम एक पैकेज की मांग कर रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का वहाँ पर एक पैकेज दिया जाए, जिससे सारी सड़कें, ड्रेनेज, नालियाँ, बिजली, सब तरह की व्यवस्थाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हो पाए। इसके अतिरिक्त अब नए उद्योगों को विस्तार के लिए जो 50-50 साल पहले जो औद्योगिक क्षेत्र बने थे, अब नए औद्योगिक क्षेत्र, चूँकि इंदौर एक आर्थिक राजधानी है और इंदौर मध्य प्रदेश में लगभग 50 से 60% राजस्व का हिस्सा देता है मध्य प्रदेश को, तो यहाँ पर उद्योगों की गतिविधियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेजी रहती है। तो इन गतिविधियों का लाभ लेना चाहिए। इसके लिए जगह की बहुत कमी महसूस की जा रही है। नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास इंदौर के आसपास में हो। इंदौर का पूर्वी रिंग रोड बन रहा है, उस जो एक आउटर रिंग रोड, उसके आसपास की ज़मीनों में औद्योग के लिए ज़मीन चिन्हित करना चाहिए। किसानों से अगर हम ज़मीन लें तो किसानों का भी नुकसान ना हो, उनके साथ मिलाकर विकास के पहिए में अगर एक तरफ उद्योग का पहिया है तो दूसरी तरफ किसान का पहिया लगना चाहिए, तब ये सरकार का पहिया, सरकार की गाड़ी ठीक से चल पाएगी। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करें। रोजगार को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज राज्यसभा में जवाब देंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे जवाब। दोपहर 12 बजे के बाद पीएम का संबोधन होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में जवाब देंगे और धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे जवाब। दोपहर 12 बजे के बाद पीएम का संबोधन होना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले। और अब खबर रायसेन से, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अभद्रता बोलने वाले एएसआई को हटाया गया। एएसआई राजेश भदौरिया को हटा दिया गया। अभद्र बोलते वायरल हुआ था वीडियो। और अबेदुल्लागंज थाने में तैनात था राजेश। एसडीओपी कर रहे मामले की जांच। तो एएसआई राजेश भदौरिया को हटा दिया गया है। बड़ी खबर रायसेन से आपको दे रहे हैं, जहां पर न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से एएसआई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया। एसडीओपी खुद इस पूरे मामले की जांच में जुट गए। अबेदुल्लागंज थाने में तैनात था राजेश, जिन्हें हटा दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से जोरदार असर हुआ है। और संवाददाता दिनेश यादव जुड़ गए हैं। दिनेश, अब न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर ऐसे राजेश भदौरिया को हटा दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पर अब्दुल्लागंज का ये पूरा मामला था, जहां पर एक एएसआई का वीडियो वायरल होता है। एक स्थानीय पत्रकार से वो बहसबाजी का पूरा वीडियो था। हालांकि उस वीडियो में जो है अभद्र भाषा का काफी प्रयोग किया गया था। इस मामले में न्यूज 18 ने भी यहाँ पर रायसेन एसपी विकास कुमार सहवाल से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये किसी भी पुलिसकर्मी को इस तरीके से बातचीत करना, अभद्र भाषा का उपयोग करना यहाँ पर शोभा देता है। इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में फिलहाल में कार्रवाई हुई कि पुलिस कर्मी को यहाँ से हटा दिया है। और बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो अब्दुल्ला एसडीओपी हैं, वो भी अब इस मामले की वायरल वीडियो के मामले में यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज 18 लगातार यहाँ पर प्रमुखता से जो खबरें दिखा रहा है, ऐसी खबरें जिनमें का सरोकार सीधे जनता से हो या फिर प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल उठते हो, उन पर तुरंत यहाँ पर एक्शन देखा जा रहा है। रीनू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए दिनेश। तो अब इस पर एक्शन लिया गया है और राजेश भदौरिया को हटा दिया गया है। शाहजहांपुर से खबर है, जहां पुलिसकर्मी का शव मिला। फांसी के फंदे से लटका शव मिला है। शिव कुमार भदौरिया पुलिस लाइन में था पोस्टेड, जहां सुसाइड की आशंका जताई गई है। लक्ष्मीनगर इलाके में रहता था आरक्षक। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर शाहजहांपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी का फांसी के फंदे पर लटकता शव मिला है। न्यूज 18 की खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट्स समिट में डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले खामोश हैं। विपक्ष की स्थिति और बुरी होगी। जिस ढंग की स्थिति बन रही है, आने वाले समय में और बुरी स्थिति में जाएंगे। क्या मतलब?
इसका अर्थ ये है कि जिस चुनाव के भरोसे से वो अपना अंक बताकर जीतने वाली बात करने के बजाय पलायन की बात कर रहा है, ये कायरता की बात नहीं तो क्या हो गया। जिस रिजल्ट से दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ता है, जिस निर्वाचन आयोग दुनिया में हमारी इस चुनाव पद्धति को देखने सीखने आ रहे हैं, वो उसको लज्जित करेंगे। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं। तो वहीं एमपी में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी डायमंड स्टेट समिट में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि नेतृत्व के निर्देश पर काम करना होता है, लोगों और खुद की संतुष्टि के लिए भी काम करना जरूरी है। संसद छोड़ना कैसा लगता है? स्वाभाविक है, 20 साल दिल्ली में गुजरे, 4 बार लोकसभा में, और जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया, हर बार बढ़ी हुई जीत के साथ एक रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा का काम करने का तरीका और विधानसभा का काम करने का तरीका दोनों में फर्क है, लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी को डूब के करना मुझे लगता है ये सभी के लिए आवश्यक है। और विशेष रूप से जब आप सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास में बहुत बार ऑप्शंस नहीं होते हैं। जो नेतृत्व तय करता है उसको लेकर आगे बढ़ना अपनी जिम्मेदारी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में महज कुछ ही दिन बचे हैं और इस शादी की तैयारी में पूरी अंबानी परिवार जुटा हुआ है। इस बीच अनंत राधिका की शादी से पहले अंबानी परिवार ने एक सामूहिक विवाह करवाया है। मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पालघर में 50 से ज्यादा जरूरतमंद लोगों की शादी कराई गई। सामूहिक विवाह समारोह रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में आयोजित किया गया, जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल हुआ। सौभाग्य से जीवन में ये पल आता है, कितने ही जोड़ों की हसरत पूरी हो गई। ये तस्वीरें मुंबई के पालघर में रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क की है, जहां सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 50 गरीब जोड़ों की शादी संपन्न हुई। नव विवाहित जोड़ियों को देखकर, ये सब नव विवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन अंबानी परिवार ने किया और शादी का पूरा खर्च भी उठाया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर वधू पक्ष के करीब 800 लोग शामिल हुए। सबसे सुंदर तस्वीर तब देखने को मिली जब भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन ने नव विवाहित जोड़ों का खुद स्वागत किया। ये सब लोग को मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभी आज से हमारे बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सवें शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। और बस ये बच्चों को सबको देखकर खूब आनंद हो रहा है। अब उनका जीवन सुखमय हो, यही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है। दरअसल अनंत अंबानी जल्द ही राधिका मर्चेंट से शादी करने वाले हैं। शादी की सभी तैयारियां लगभग हो चुकी है, जिसके लिए सोने चांदी से बना वेडिंग कार्ड भी बंटना शुरू हो चुका है।
इन्हीं रस्मों से पहले अंबानी परिवार ने गरीब जोड़ों की शादी कराकर मिसाल कायम की। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी भी पति आनंद पीरामल के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने जोड़ों को तोहफे भी दिए। पहले जामनगर फिर इटली के क्रूज में हुई 2 ग्रैंड प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधेंगे। उनकी शादी रिलायंस कंपनी के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाली है, जिसमें भारत और दुनिया के कई नामी लोग शामिल होंगे। जबकि शादी के अगले दिन 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद सेरेमनी रखी गई है, जिसमें सभी मेहमान न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद देंगे और इसके बाद कपल का रिसेप्शन 14 जुलाई को होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।